अगला सवाल जो है वो है विजय जी का। वो पूछते हैं एथर एनर्जीज के बारे में। एथर एनर्जी 696 लिया है, 696 के लेवल पे लिया है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनके पास है 2277 पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एथर एनर्जी को इस समय देखते हैं तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल में जा सकता है। अगर आपके रेट से ऊपर चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ी गिरावट आ सकती, 620 630 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन इतना वेट करने की जरूरत नहीं, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके। विशाल का सवाल है, बेटी की शादी के लिए एसआईपी करना चाहता हूँ 25 से 30 साल के लिए। क्या निपॉन स्मॉल कैप फंड लूं या स्टॉक सिप से इन्वेस्टमेंट करूं? प्लीज एडवाइस। सर देखिए, 25 से 30 साल है, बेटी को आपको जरूरत पड़ेगी गहने देने की। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन अ गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर बीन्स। मुझे लगता है 20 साल का इन्वेस्टमेंट हो तो कोई शेयर पे भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है कि इन्फ्लेशन पे भरोसा करें, और वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अभी आपने चूंकि यहाँ पर फंड की बात की है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप पीएसयूज की तरफ जरा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले 5 सालों में, 3 से 5 सालों में काफी पॉजिटिव होगा। तो हम्म। लेकिन बट मैं ये कहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे गोल्ड और सिल्वर का एसआईपी भी इंक्लूड करें तो ज्यादा अच्छा है। जी, और आज सिल्वर और गोल्ड की आपने बात की, तो आज गोल्ड एक बार फिर करीबन 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, और सिल्वर में आई थिंक एमसीएक्स पे एक आपस विकेट लगा था खुलते ही 6% का, उसके बाद अब 11% ऊपर है एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स। और वहीं अगर आप आज गोल्ड बीस की बात करें या सिल्वर ईटीएफ्स या सिल्वर बीस की बात करें, तो वो भी धुआंधार तेजी में है। सिल्वर बीस में करीबन 12 से 13% का इजाफा है, और गोल्ड एटीएफ भी आज करीबन 3 से 5% ऊपर कामकाज करते हुए। लेकिन सतर्कता जरूरी है रवि सर, क्योंकि जो हमने एक 38% का फॉल सिल्वर में देखा है एक दिन में, अ, ऐसा कभी देखा नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? नहीं देखिए, पहली बात है, इतना बड़ा मूव यानी कि हम्म। 280% एक साल में बढ़ जाना सिल्वर भी आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इनफैक्ट हमारे पुरखों ने भी ट्रू। नहीं देखा होगा। तो जी। ये जो चीजें हो रही है वो मार्केट के वोलेटिलिटी पे अनसर्टेनिटी है। लेकिन हम्म। कहते हैं ना, जब देखिए क्या है, आपने 4 लाख का भाव देख लिया, आज 2,60,000 के पास मिल रहा है, और कितना डिस्काउंट लेना चाहेंगे? एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप खरीदना तो 4 लाख पे चाहते थे, लेकिन हम्म। आज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो पहला कदम उठा लीजिए। क्योंकि हम्म। ये डिस्काउंट हो सकता है, मेरा ये मानना है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अभी करेक्ट और होंगे, लेकिन हम्म। आप कभी भी लोअर पर चढ़ नहीं पाएंगे और अपर पर बेच नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि हम्म। आप बीच के ही बने रहिए और बीच की सवारी करिए। मतलब आप, पहला कदम का मतलब है कि अगर आपको जरूरत थी और आपको खरीदना ही था, या आप सोच रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम वेयर ज्वेलरी में जिनको खरीदना है उनको इससे ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। हाँ, ओके। सिल्वर डिप इस समय 2,65,70,000 के बीच चल रही है। करेक्शन आएगा, लेकिन 2,40 2 लाख से करेक्शन से ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिखाई देगा, पहला। दूसरा, सिल्वर हम्म। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हम्म। में 1,20,25,000 से ज्यादा नीचे के रेट नहीं जाएंगे। तो यहां पर क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन यही है कि आपको अभी जो मिल रहा है इस पे थोड़ा बहुत तो ले ही लीजिए, ऐसा ना हो कि ये ट्रेन मिस हो जाए, फिर से गोल्ड 1,80,000 और सिल्वर 3,20,000 पहुंच जाए। करेक्ट। स्वाति जैन का सवाल है। वो पूछती है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में। उनके पास 300 शेयर है जो उन्होंने 152 के लेवल पे लिए है। वो कब तक रख सकती है इन शेयरों को, और आपको लगता है कि अच्छा रिटर्न्स मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ना तो लक्ष्मी डेंटल अच्छा है, ना तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छा है, ना तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लक्ष्मी जी के नाम पे अपने स्टॉक का नाम रख देते हैं, उनकी लक्ष्मी जरूर दर्शकों से दूर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैंने तीनों स्टॉक्स का इसलिए नाम लिया क्योंकि एक चीज कॉमन थी, वो थी लक्ष्मी। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक को अभी बाय नहीं करना चाहिए। लोअर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और कुछ हम्म। ऐसा भविष्य नहीं दिखाई देता। छूने हम्म। की भी कोशिश मत करिएगा, नहीं तो लक्ष्मी जी तुरंत नाराज हो जाएंगी। हम्म। इस बीच अदानी पोर्ट्स का नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आया है, नतीजे हैं, और नेट प्रॉफिट जो है वो 3050 करोड़ रहा है, विज़ 2520 करोड़। तो नतीजों के बाद स्टॉक वहीं का वहीं है, क्योंकि आज सुबह से ही ऊपर है। और
रेवेन्यूज जो है वो 9704 करोड़ वर्सेस 7960 करोड़। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन ठीक ठाक ही लग रही है और नतीजों के बाद स्टॉक वहीं का वहीं कामकाज करते हुए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता जी का। वो कहती हैं, शुड आई बुक प्रॉफिट इन भारत फोर्ज, वेलस्पन लिविंग टुडे एंड री एंटर लेटर और होल्ड? दोनों में इनको मुनाफा हो रहा होगा, दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, भारत फोर्ज भी और वेलस्पन लिविंग भी। वो आपसे पूछते हैं क्या मैं मुनाफा वसूल लूं और उसके बाद फिर री एंटर करूं एट लोअर लेवल्स, या फिर मुझे होल्ड करना चाहिए? नहीं, 100% मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की ही राय देता, और मुझे ऐसा लगता है आपको जरूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी है रवि सर जो आज 2020 आपस पे है। आपका गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और त्रिवेणी, बहुत सारे स्टॉक्स में आज अच्छा काफी रुझान देखने को मिल रहा है। देखिए, सुहावना सफर और सुहाना मौसम कभी कभी ही देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि इस पुल बैक पे एक बार को प्रॉफिट बुक करने में ही ज्यादा समझदारी है। जी। अगला सवाल ले लेते हैं। दीपक तोमर का अगला सवाल है। वो पूछते हैं केपीआईटी के 1000 शेयर है उनके पास और जो उन्होंने लिए है 1270 के भाव पे। एचडीएफसी बैंक के 1000 शेयर है जो उन्होंने 995 के भाव पे लिए है। दोनों ही स्टॉक पे लॉस हो रहा है, आप क्या करें? देखिए, फिलहाल इस मार्केट की सिचुएशन के बावजूद भी आपके भाव जो है वो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि केपीआईटी की जगह टारगेट की बात करें तो एक बार 1080 से 1100 के टारगेट दिख सकते हैं, थोड़ा पुल बैक और दिख सकता है, तो यहाँ पर अभी आप वेट कर लीजिए। तो दोनों स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, ज्यादा बेटर है। ओके। अगला सवाल जो है दिलीप जी का है। दिलीप पूछते हैं उनके पास ट्राइडेंट के 200 शेयर है जो उन्होंने 50 रुपए के भाव पे खरीदे हैं और हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर है जो उन्होंने 1010 के भाव पे खरीदे हैं। सर प्लीज मुझे गाइड करिएगा। देखिए, फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड और ट्रेंड ट्रेंड की बात करें तो इसमें जो भी पुल बैक होता है इस पे आप एग्जिट करिए, बहुत कुछ अच्छा नहीं है। जहां तक हैप्पीएस्ट माइंड की बात है, 455 तक के टारगेट अभी आ सकते हैं, तो वेट कर लीजिए। ओके। आई थिंक ओलेक्ट्रा ग्रीन की हम बात कर चुके हैं। आमिर का भी सवाल ओलेक्ट्रा ग्रीन पे आया है। 1447 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। तो आई थिंक आमिर सर जो सजेशन सर ने दी है उसको जरूर सुनिएगा। आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर देखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है वो कोचिन शिपयार्ड पे है और अरुण कुमार पटेल जी का सवाल है। कोचिन शिपयार्ड 1700 के बाइंग है, क्या करे करना चाहिए? 100 शेयर है, प्लीज एडवाइस। करंट लेवल पर तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एवरेज करना चाहें तो आपके लिए एक मौका जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक को तो अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी के हिसाब से मोमेंटम से वापस से आपको 1800 तक के भाव दिखेंगे। तो अगर करंट लेवल पर थोड़ा एवरेज करना है तो 1480 और 1500 के लेवल पे एवरेज किया जा सकता है। हम्म। गोपी जी का सवाल है। वो पूछते हैं सर मेरे पास दो एएमसी कंपनियों के शेयर है, एचडीएफसी एएमसी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। क्या मैं नुवामा हेल्थ के शेयर्स को ऐड कर सकता हूं फॉर लॉन्ग टर्म? नोआमा हेल्थ से अभी थोड़ा सा अवॉइड रखिए। बाकी आपके पास शेयर है उनको यहाँ पर एकुमुलेट करिए, उन्हीं पे अगर करना है तो एवरेज करिए, लेकिन नोआमा हेल्थ को अभी यहाँ पर दूर रखिए। अगला सवाल जो है वो सुनीता का है। वो पूछती है कि हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो या फिर मारुति और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इनमें से सिलेक्ट करने हो दो स्टॉक्स, दो टू व्हीलर्स में एक और फोर व्हीलर्स में एक, तो क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से इस समय अगर मैं टू व्हीलर्स पे भी देखना चाहता तो शायद मैं थोड़ा सा अवॉइड रखता, लेकिन हाँ, हीरो मोटोकॉर्प करंट लेवल पर थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्स के आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको फोकस करिए। 6500 तक वैसे भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 5500 का रख के चले। जी। एक और सवाल जो आया है वो दिलीप जी का। वो पूछते हैं क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं और एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, एमआरपीएल, कोचिन शिपयार्ड, माफ कीजिएगा, एमआरपीएल और क्या लिखा है इन्होंने समझ नहीं आ रहा, इनमें से कोई ऐसा शेयर जो खरीदना चाहिए?
एमआरपीएल देखिए 170 के पास आ चुका है और थोड़ा सा अग्रेसिव 180 के पास आ चुका है और थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर, करंट लेवल पर अगर आप एकुमुलेट करना चाहते हो तो सिर्फ 20-30% ही पोजीशन को इंक्लूड करिए। वापस करेक्शन के बाद ही लेने में ज्यादा समझदारी है, आज के दिन प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा होगा। शैली का सवाल है, वो पूछती है वोडाफोन आइडिया पे उनका बाइंग प्राइस 10 रुपए का के आसपास का है, पूछती है मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर डिलेशिप रहना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखते तो एक बार को अभी वेट कर सकती है, 12 रुपए 50 पैसे तक अभी जाता हुआ नजर आएगा, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच कर सकती है। रवि सर, ऐसे ऐसे बाजार में बहुत लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, क्योंकि रात में खबर आई, सुबह मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी था और शॉर्ट कवरिंग के सहारे बाजार में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे अगर आपने ये गैप अप आपसे छूट गया, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आज अगर गैप अप छूट गया तो आज के लिए, आज के दिन कोई भी स्टॉक पे खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, एकदम क्लियर है ये। और जहां तक बात करें अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं कह रहा हूँ रीस्ट्रक्चर करिए इन ऊपरी लेवल्स पर। 4-5 5-5% ऊपर बढ़ा हुआ है, मार्केट की सांस थोड़ी थक चुकी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा करेक्शन गैप फिल करने के लिए मार्केट जो है वो कल परसों में नीचे आ सकता है, तब आप लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे विवेक का सवाल है, वो पूछते हैं सुजलॉन के बारे में। आज सुजलॉन में करीबन 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 40 के आसपास का लेवल है, 49 के आसपास का लेवल है। वो पूछते हैं इन करंट लेवल्स पे खरीदना बनता है या नहीं। सुजलॉन देखिए 49 के पास है, लेकिन बेस्ट लेवल इसके जो है वो 44-45 के ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर यहां से देखते हैं तो अभी 55 रुपीज तक जा सकता है, तो रिस्क और रेशियो अगर आप थोड़ा खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद सकते हैं। हम्म। संकेत का सवाल है, पूछते हैं एएमसी कारोबार में सबसे अच्छी कंपनी आपको कौन सी लगती है रवि सर? देखिए एएमसीज में वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो आज का टाइम है, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसका इम्पैक्ट एएमसी कंपनी पर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखे तो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। तो थोड़ा सा जस्ट मार्केट को और क्लियर होने दीजिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए, लेकिन हाँ, अगर एएमसी में जाना है तो बड़े एएमसी की तरफ ही फोकस करना ज्यादा अच्छा होगा। तो बजट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रवि सर अभी, या फिर डील पे? देखिए क्या होता है, आप एक चीज समझिएगा, मैं आपको बजट और ट्रेड डील को अगर कोई अलग करके समझ रहा है तो उसकी समझ का थोड़ा सा मैं समझता हूं उसको अपनी बढ़ानी चाहिए। उसका एक रीजन हम्म। है, सरकार ने बजट पे, आप देखिए सब इस चीज को देखने लगते हैं कि टैक्स पे क्या मिला, क्या अच्छा था हम्म। क्या बुरा था, क्या था हम्म। बजट पे, कुछ नहीं था। लेकिन मैं हम्म। ऐसे में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बात करता हूं, और मैंने कल जो है वो इसी चीज पे डिस्कशन करने की कोशिश करी, लोगों को समझाने की कोशिश करी, जो मैं आपके प्रोग्राम पे भी शुरू शुरू में बोल रहा था। हम्म। बजट में ही एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें इन्होंने डेटा की बात डेटा करी है, सेंटर। आई क्लाउड की बात करी है, और टैक्स हम्म। रिबेट जो है वो उनको 2047 तक, यानी अगले 20 साल तक के लिए टैक्स पे छूट है। हम्म। अब सिर्फ एक यही एक टॉपिक मैं आज आपके इस पे अगर लेता हूं तो आप देखिएगा क्या आपको बेनिफिट नजर आता है। इसका मतलब हम्म। ये है कि सरकार ने तो एक इंडिकेशन कर दिया कि जो भी बाहर के हम्म। इंटरनेशनल मार्केट से लोग आना चाहते हैं उनको टैक्स रिबेट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, और साथ में सारे सपोर्ट मिलेंगे। तो ये एक हम्म। अच्छा ओपनिंग है। अब कौन इससे बढ़ेगा? इंडिया हम्म। में जो डेटा के स्टॉक्स हैं, एआई के स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हम्म। स्टॉक्स हैं, वो बढ़ेंगे। कौन से हैं वो शेयर जो मैंने आपको आपको वो भी मैं बी स्पेसिफाई, मैं एक एक करके कड़ियों को जोड़ते हुए चलता हूं। पहला जी। स्टॉक जो आता है वो आता है कि अगर इतना कुछ है तो केबल सपोर्ट के लिए आपको एयरटेल की तरफ, भारतीय एयरटेल की तरफ फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। के लिए एल की तरफ जाना चाहिए। दूसरी हम्म। तरफ अगर आते हैं तो जो कौन से स्टॉक का डेटा और इन पे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो डेटा पैटर्न आपके सामने है, ई टू ई नेटवर्क आपके सामने है, और जी हम्म। शिपिंग आपके सामने है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम्म। वगैरह और इंपोर्ट का भी इम्पैक्ट होगा। तो आप देखिए एक स्टेटमेंट से 5 शेयर यहां पर बड़े आसानी से निकल आ रहे हैं, तो यानी कि हम्म। आप